नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। न्यूज 360 डिग्री में आप सभी का बहुत स्वागत। इस खास शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार, जो होगी असरदार। तो देश के कोने कोने के सभी बड़ी खबरें सिर्फ एक बुलेटिन में। देखिए। पुरानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 29 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा लिया था। साथ के साथ एफएसएल और क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, एटीएस, एनआईए, आईबी तमाम टीमें मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया और तमाम सैंपल इकट्ठे किए। हालांकि ये जो कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, हरियाणा नंबर की कार थी और फरीदाबाद से इसका ताल्लुक है या नहीं, फिलहाल उसकी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई थी, अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना थी। इस पूरी घटना के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम एजेंसियों के चीफ के साथ बैठक की और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पूरी घटना का खुलासा हो जाना चाहिए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए जबरदस्त धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में जाकर के घायलों से मुलाकात भी की। दिल्ली पुलिस, एफएसएल की टीम, एनआईए और एनएसजी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्लास्ट हरियाणा नंबर की i20 कार में हुआ। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बड़ी बैठक की। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए इस कार ब्लास्ट घटना ने पूरे देश की जनता को झंझोड़ कर रख दिया है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने इस पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए बाकायदा अपने भूटान यात्रा के दौरान इस पूरी घटना का जिक्र किया। साथ के साथ उन्होंने मरने वालों के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और घायलों का हाल भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर जाना और साफ निर्देश दिए हैं कि इस घटना का पूरा खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा है कि अगर इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश निकल कर आती है तो अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि उनको जवाब फिर उसी तरीके से दिया जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने इस घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि वो दुखी मन से भूटान आए हैं और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में हुई इस भयावह घटना से वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत भारी मन से यहाँ आया हूँ। कल शाम जो हुआ उससे पूरा देश व्यथित है। प्रभावित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पूरा देश इस समय उनके साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस आतंकी साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जोरदार धमाके ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। ब्लास्ट की तह तक जाने की हर कवायद की जा रही है। इस ब्लास्ट में एक नाम सामने निकलकर आया है, शाहीना शाहिद। शाहीना शाहिद पेशे से डॉक्टर हैं। फरीदाबाद से शाहीना शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। शाहीना शाहिद की बात करें तो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोहिनात की भारत में कमान सौंपी गई थी। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार शाहीना शाहिद अनुशासन में नहीं रहती थी। जोरदार धमाके ने देश की राजधानी को दहला दिया। दिल्ली ब्लास्ट की तह में जाने की हर कवायद की जा रही है। इस बीच इस ब्लास्ट में एक नाम सामने आया है, शाहीना शाहिद। फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई शाहीना पेशे से डॉक्टर है और उसे ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारत में कमान सौंपी गई थी। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार शाहीना शाहिद अनुशासन में नहीं रहती थी। वो अक्सर बिना बताए कॉलेज से चली जाती थी और किसी को भी नहीं बताती थी। इस दौरान उनसे मिलने कॉलेज में कई लोग आते थे और उनका व्यवहार अक्सर अजीब रहता था। इनकी शिकायत मैनेजमेंट तक पहुंची भी थी। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की जो जांच है वो तेज हो गई है।
इसमें पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी पर लाल किले के पास हुई कार धमाके में संदेह है। वहीं बता दें कि पुलिस ने जांच के लिए उमर नबी की मां का डीएनए सैंपल मंगाया है। जो डीएनए सैंपल है वो इसको जांच किया जाएगा। साथ ही बता दें, माना ये जा रहा है कि संदीप उमर गाड़ी चला रहा था और विस्फोट में मारा गया है। उसकी पहचान करने के लिए उसकी मां का डीएनए मंगाया गया है, ताकि जो डीएनए है वो डीएनए टेस्ट किया जाए और ये पता किया जा सके कि जो संदिग्ध व्यक्ति जो मरा है डॉक्टर उमर, क्या जो गाड़ी चला रहा था वो डीएनए मैच कर रहा है, वो डीएनए उसकी मां से मिलता है या नहीं है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी पर लाल किले के पास हुई कार धमाके में संदेह है। पुलिस ने जांच के लिए उमर नबी की मां को डीएनए सैंपल लेने के लिए बुलाया। माना जा रहा है कि संदिग्ध उमर गाड़ी चला रहा था और विस्फोट में मारा गया। उसकी पहचान के लिए ही उसकी मां का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने उमर नबी के पिता को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गुलाम नबी भट्ट को पुलिस ने पुलवामा के कोयल स्थित उसके आवास से हिरासत में लिया। इससे कुछ ही घंटे पहले उसकी पत्नी को डीएनए परीक्षण के लिए ले जाया गया था। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद में पूरे दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पर यमुना प्रसाद पांडे जो कि नोएडा के डीसीपी हैं, उन्होंने पूरे जो एनसीआर में खासतौर से नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे कि बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, बाजार आदि में विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो फौरन पुलिस को सूचित करे। दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना के बाद से अब देश में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा पुलिस भी सतर्क हो गई है। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया है कि मॉल, शॉपिंग सेंटर, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच की जा रही है। पुलिस टीम हर वाहन की तलाशी ले रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हम सब प्रमुख स्थानों पर जांच कर रहे हैं। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी न दे और किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। दिल्ली विस्फोट के बाद से नोएडा सहित एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के कोटा में 7 नवंबर को हुए दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी। इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 16 टीमों की पुलिस ने मात्र 48 घंटे में ही आरोपियों को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। राजस्थान के कोटा में 7 नवंबर को हुए दिल दहला देने वाले मां बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। इस ब्लाइंड मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब तक फरार है। हत्या का कारण मात्र 60,000 रुपए का आपसी लेन देन था। एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 विशेष टीमें बनाई थी। इन टीमों ने 24 घंटे काम करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी इनपुट का विश्लेषण किया और इस दौरान दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई। फिरोजाबाद जिले के गांव हैबतपुर करखा में एक मकान में रखे पटाखों में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के कारण एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। बताया गया है इसी प्रकार इस घर में पूर्व में भी एक 2004 में घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। मौके पे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी सहित सभी अधिकारी मौके पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का कहना है जो मृतक व्यक्ति जलालुद्दीन है वो पटाखों का शादी विवाह जैसे आयोजनों में कार्य करता था, जिसमें ये आज हादसा हुआ। हादसे के कारण गांव में दहशत फैल गई। फिरोजाबाद के हैबतपुर करखा गांव में एक मकान में रखे पटाखों में जबरदस्त विस्फोट हो गया। हादसे में एक युवक की मलबे में दबकर मौत हो गई। ये विस्फोट इतना जोरदार था कि मकान का लेंटर गिर गया और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही नसीरपुर पुलिस और एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे। गाँव वालों के मुताबिक मृतक जलालुद्दीन शादी विवाह जैसे आयोजनों में आतिशबाजी का काम करता था। इसी वजह से उसके घर में पटाखे रखे होने की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद मकान में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 के एचर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर जब सफाई कर्मी कूड़ा उठाने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक नवजात बच्चे का शव जो है वो दिखाई दिया। उन्होंने मौके पर देखा तो आसपास भीड़ भी जमा हो गई और जब भीड़ जमा हुई तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस जांच की गई तो पाया गया कि 6 से 7 महीने के जो वो बच्चा है वो भ्रूण का लिंग का जो है वो फेंक दिया गया है।
पूरे मामले की जांच की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि मामले का पता लगाया जा सके आखिर दोषी कौन है। पुलिस इसमें पूरी जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 के एच्छर गांव में कूड़े के ढेर से नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सफाई कर्मी जब सड़क किनारे जमा कूड़ा उठाने पहुंचे तो उन्हें कूड़े के बीच नवजात का शव दिखाई दिया। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही एच्छर चौकी पुलिस और बीटा 2 कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक नवजात का भ्रूण लगभग 6 से 7 महीने का है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शव किसने फेंका। यूपी के श्रावस्ती में एक पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। यहाँ बीती रात धर्मांतरण का खेल चल रहा था जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है लगभग 150 की संख्या में महाउत समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाया जा रहा है, जहां हिंदू धर्म को निम्न बताकर ईसाई धर्म में उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी है। अतुल पांडे, न्यूज इंडिया, श्रावस्ती। यूपी के श्रावस्ती जिले में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर धर्मांतरण का पर्दाफाश किया है। इससे पहले इकोना में धर्मांतरण की पाठशाला का पर्दाफाश हुआ था। इस बार पुलिस ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खेल का खुलासा किया है। इस मामले में कार्रवाई करने पर पुलिस की टीम पर धर्मांतरण कर रहे लोगों ने पथराव भी किया। पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धर्मांतरण के खेल को बंद कराया गया है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और 2 आरोपी फरार हैं। फरार लोगों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मॉडल की कमर पर बेल्ट और सिर समेत शरीर पर चोटें के निशान मिले हैं। वहीं परिजनों ने लव जिहाद और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें पूरा मामला खजूरी सड़क थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मॉडल की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मॉडल की कमर पर बेल्ट और सिर समेत शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने लव जिहाद और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला खजूरी सड़क थाना इलाके का है। मृतका का नाम खुशबू अहिरवार है, जो 27 साल की थी। आरोपी का नाम कासिम बताया जा रहा है। खुशबू सागर के मंडी बामूरा की रहने वाली थी। वो भोपाल में पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी कर रही थी। कासिम उज्जैन का रहने वाला है। अमरोहा जिले के नौगामा सादात थाना क्षेत्र में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में पास में खेल रहे 5 वर्षीय अली रजा बुरी तरह झुलस गए और दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे में बड़ा हादसा हो गया। गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। इस धमाके में पास में खेल रहा 5 साल का मासूम बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गुब्बारे वाला शख्स भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं और लोगों में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर देखने को मिल रहा है कि अब लोग दहशत में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जनपद के लालगंज कस्बे का बताया जा रहा है, जहां एक पागल कुत्ते के दहशत से लोग अब परेशान हो गए हैं और इस पागल कुत्ते ने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को जख्मी कर दिया है। हालांकि जो लोग बताए जा रहे हैं वो लालगंज कस्बे के बताए जा रहे हैं, अलग अलग मोहल्लों के रहने वाले हैं। वहीं सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है रायबरेली के जिला प्रशासन व नगर पंचायत की लापरवाही के चलते आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा है कि आवारा कुत्तों के आतंक से अब लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। रायबरेली के लालगंज कस्बे में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते कुत्ते के हमले में 24 लोग घायल हो गए।
सभी घायल अलग अलग मोहल्लों के बताए जा रहे हैं। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज किया। कुत्ते के इस हमले से पूरे इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक कुत्तों को जल्द पकड़ा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। थाना कांकेड़ा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जब पड़ोसी की दुकान पर बाइक रिपेयर के काम करने के लिए मना कर दिया तो तब उस दुकान मालिक ने उस पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट की, उसके पूरे परिवार को धमकाया। जब परिवार इसकी शिकायत लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचता है, पुलिस के दफ्तर पहुंचता है, तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन परिवार अब एसएसपी के पास पहुंच चुका है, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया गया है। अब गुहार जो है वो एसएसपी से लगाई गई है। एसएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं और परिवार को आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कंकरखेड़ा थाना इलाके में एक युवक ने जब पड़ोसी की बाइक रिपेयर की दुकान पर काम करने से मना किया तो दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक के घर में घुसकर मारपीट की और परिवार को धमकाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन थाना पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार मारपीट की सीसीटीवी फुटेज लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी मेरठ ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का अपमान देशद्रोह है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार राष्ट्रगीत का अपमान करती आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही नई वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो लोग लगातार घुसपैठियों का सहयोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध पूरी तरह से अनर्गल बयानबाजी है और इसे उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति बताया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और हर भारतीय को इसे गाकर गर्व और आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के नेता इस पर राजनीतिक बयानबाजियां कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से अखिलेश घबरा गए हैं। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 60-70 दशक के लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्मेंद्र को उम्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनके करीबी दोस्त अवतार गिल ने बताया है कि धर्मेंद्र को दवाई का असर भी नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को उम्र संबंधित समस्याएं के चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 60-70 दशक के लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र को उम्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उनके करीबी दोस्त अवतार गिल ने धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट देते हुए बताया कि उन पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी समस्याओं के चलते उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। वो पिछले काफी समय से उम्र से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनका परिवार भी उनकी अच्छी सेहत की लगातार प्रार्थना कर रहा है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के खिलाफ अभियान जारी है। पहले बांग्लादेश और अब अफ्रीका के 260 ऐसे नागरिक हैं जो कि दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर छुपकर रह रहे थे। फिलहाल 260 अफ्रीकन नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं और ये माना जा रहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस के वेस्टर्न रेंज की बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने 260 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। यह अभियान ड्रग्स और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाया गया है। कार्रवाई द्वारका, बिदापुर, डाबरी, उत्तम नगर, मोहन गार्डन, तिलक नगर और निहाल विहार जैसे इलाकों में की गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान कई जगहों से ड्रग्स बरामद की, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत में 26 केस और फॉरेनर्स एक्ट के तहत 14 केस दर्ज किए गए हैं। इस अभियान का नेतृत्व संयुक्त पुलिस आयुक्त जितिन नरवाल ने किया है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने सत्येंद्र उर्फ बाबा गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके बारे में बताया जाता है कि इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये लोगों को धमकाना, लूटना, साथ के साथ हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये इनका काम था। गोगलपुरी थाने से एक वांछित अपराधी भी है इनमें से, जिसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये माना जा रहा है इनकी निशानदेही पर और भी इनके साथियों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस जल्द कर लेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता मिली है। ARST क्राइम ब्रांच ने सत्येंद्र उर्फ बाबा गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह गैंग अदालतों में चल रहे मामलों में गवाहों को धमका करके गवाही देने से रोकने का काम करता था। गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे। गिरफ्तार बदमाश की पहचान राहुल उर्फ अमित और मोहित उर्फ लाला के रूप में की गई है। राहुल दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जो मकोका हत्या का प्रयास, डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे 20 से ज्यादा मामलों के तहत में शामिल रहा है। पंचकुला साइबर क्राइम की टीम ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पंचकुला पुलिस ने गुजरात से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पंचकुला पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने गुजरात से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद से सभी आरोपियों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एसीपी साइबर अरविंद कंबोज के मुताबिक ये कार्रवाई साइबर क्राइम इंचार्ज युविंदर सिंह और सब इंस्पेक्टर भूप सिंह की टीम ने की है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने फेसबुक पर एक फर्जी लिंक शेयर किया था, जिसमें लोगों को पैसे कमाने की टिप्स देने का झांसा दिया गया था। एमपी के जबलपुर में एक लोकायुक्त पुलिस ने एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, इसके बाद से माहौल गर्मा गया और अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गई। हालांकि अब मामला दर्ज करके उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। एमपी के जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने एक भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित संभागीय पेंशन कार्यालय में पदस्थ सहायक पेंशन अधिकारी सचिन कुमार झा को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक झा ने तिलहरी निवासी सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन किशोर कुमार झारिया से अपनी दूसरी पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन में नॉमिनी के रूप में जोड़ने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद से लोकायुक्त पुलिस ने सत्यापन किया। पुलिस ने रिश्वत की रकम जब्त कर ली है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलीपींस एक बार फिर मुसीबत से जूझ रहा है, क्योंकि फिलीपींस में टाइफून फंग वोंग का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर तबाही की तस्वीरें और इस निशान इस टाइफून ने छोड़े हैं। इसके पहले भी फिलीपींस में टाइफून कालमेगी आया था, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अब इस टाइफून ने इस कदर कहर मचाया है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है कि जितने भी लोग हैं जो समुद्री और तटीय इलाकों में रहते हैं, वो भी सुरक्षित स्थानों पर जल्दी निकल जाएं। फिलीपींस में सुपर टाइफून फंग योंग ने भारी तबाही मचाई है। यह इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। सुपर टाइफून फंग वोंग रविवार को फिलीपींस के उत्तरी तट से टकराया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई और 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मौसम विभाग के अनुसार तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जबकि हवा के झोंके 230 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गए हैं। फंग वोंग का असर 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित कर सकता है। पहले से ही देश हाल ही में आए टाइफून कलमेगी से जूझ रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तूफान के कारण 50,000 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो भी सुरक्षित स्थानों पर रहें और बारिश और तेज हवाओं से सावधान रहें। और इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।